Hello everyone. So this is the second part of excretory products and their elimination from NCERT निचोड़ by नीट काका जी. So आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ किडनी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यूरिन फॉर्मेशन इसका 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है. एज इट इज़ ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कि इसके सारे दैट इज यूरिन फॉर्मेशन के सारे स्टेप्स को सीरियल ऑर्डर में अरेंज करो. सो द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट वन इज सीक्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रेशन. So what is glomerular filtration? It is also known as ultrafiltration. The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers, that is endothelium of glomerular blood vessel, epithelium of Bowman's capsule and a basement membrane between these 2 layers. So जो हमारा glomerular filtration है उसको हम ultrafiltration भी कहते हैं. So the epithelial cells, also called podocytes of Bowman's capsule, are arranged in an intricate manner so as to leave some minute space between them called filtration slits or slit pores. पे एक वर्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. जो भी लिखा है तुमको एज इट इज़ वो ध्यान में रहना चाहिए. ऑलरेडी इस बुक में सब कुछ समराइज फॉर्म में ही दिया हुआ है. The epithelial cells, that is podocytes of Bowman's capsule, are arranged in an intricate manner, leaving some minute space called filtration slits. मतलब जो बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम होता है, ये देखो ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है, इसका जो एपिथेलियम है यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स. ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास्ड ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल. सो यहाँ पे जो हमारा फिल्ट्रेशन स्लिट्स है दैट इज स्लिट पोर्स है, वहाँ से हमारे ब्लड प्लाज्मा का लगभग हर कॉम्पोनेंट पास हो जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन्स. ये हमारा बोमेंस कैप्सूल में जो स्लिट पोर्स है वहाँ से हमारा ब्लड प्लाज्मा का लगभग सारा ही कॉन्स्टिट्यूएंट पास हो जाता है इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल. अब ल्यूमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल का मतलब क्या? तो ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पे स्लिट पोर्स है, अब ये हमारा ल्यूमेन है. जो भी इससे पास होकर अंदर आ गया वो ल्यूमेन में आ गया. तो ब्लड का सारा ही कॉम्पोनेंट पास हो जाता है एक्सेप्ट क्या नहीं पास हो पाता? प्रोटीन्स. तो अगर किसी के बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में अगर हमको अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद भी प्रोटीन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि उसका किडनी फेल हो चुका है. About 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute. It constitutes roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricles of the heart in a minute. Again an important fact कि 1 मिनट में हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन कितना होता है? तो आंसर इज 1100 to 1200 ml and it is around 1/5, that is 20% of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. मतलब हमारे हार्ट का वेंट्रिकल्स 1 मिनट में जितना भी ब्लड पंप करता है उसका 1/5 मतलब 20% ब्लड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो जाता है पर मिनट में. द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और GFR. तो 1 मिनट में जितना भी फिल्ट्रेट बन रहा है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. नॉर्मल GFR इज 125 ml पर मिनट. इसको ध्यान में रखना, दैट इज 180 लीटर पर डे. तो ये एक डायग्राम दिया गया है NCERT में जिसमें ये दिखाया गया है कि नेफ्रॉन के किस पार्ट से कौन से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इस कंपोनेंट का सिक्रीशन हो रहा है. तो ये रहा हमारा ग्लोमेरुलस, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, ये दोनों लूप ऑफ हेनली के लिम्ब है, देन DCT और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट. तो यहाँ पे जो हमारा PCT है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ का हो रहा है? फर्स्ट इज बाइकार्बोनेट, देन सोडियम क्लोराइड, H2O, न्यूट्रिएंट्स एंड पोटेशियम. और सिक्रीशन किस चीज़ का हो रहा है? H+NH3. ये जो एरो ऊपर दिखा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और ये जो नीचे वाला एरो है इसका मतलब वो सिक्रीट हो रहा है यहाँ पे. उसके बाद ये हमारा आया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली. अब अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा लूप ऑफ हेनली का डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, और जो अपर लिम्ब होता है असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनली का वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है. तो जब ये नीचे आ रहा है तो वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब क्योंकि अगर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो जो भी फिल्ट्रेट है वो क्या होगा? कंसनट्रेट होगा, क्योंकि वहाँ से वाटर तो एब्जॉर्ब हो रहा है. हमारा असेंडिंग लिम्ब, तो जो भी डिसेंडिंग लिम्ब था उसका जस्ट उल्टा होता है असेंडिंग लिम्ब का. ये वाटर के लिए परमिएबल था, अब ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है. तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा, दैट इज NaCl का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा. अब अगर यहाँ से सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फिल्ट्रेट क्या होगा? कंसनट्रेट होगा कि डाइल्यूट होगा? ऑब्वियसली डाइल्यूट होगा, क्योंकि यहाँ से सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जो भी हमारा फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट होगा. अब ये दोनों लिम्ब का भी कुछ थिन और थिक सेगमेंट होता है, वो तुम ध्यान में रख सकते हो. वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, तो एक बार देख लेना कि देखो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है पहले उसका हल्का सा पार्ट थिक है देन थिन है. उसी तरह से जो असेंडिंग लिम्ब है उसका भी नीचे वाला पार्ट थिन है और ऊपर वाला थिक है, मतलब नीचे वाला दोनों में ही थिन होता है और ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा थिक होता है. सो यहाँ से हमारा NaCl दैट इज असेंडिंग लिम्ब से हमारा NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ. फिर आता है हमारा DCT दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब यहाँ से किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा? सो आंसर इज NaCl, H2O, बाइकार्बोनेट आयन. NaCl और बाइकार्बोनेट यहाँ भी था और यहाँ भी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ से देखो कि PCT में हमारा पोटेशियम आयंस का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, पर DCT में वहाँ पे क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है. अब यहाँ से फ्लो करते हुए हमारा फिल्ट्रेट फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में आ गया है.
अब जब फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है तो उसको हम यूरिन कहना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से देखो ह्यूज अमाउंट में अगेन वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट से एब्जॉर्ब हो जाता है सो एज टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि स्टूडेंट्स इस डायग्राम में मिस कर देते हैं वो ये रहा कि देखो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब यूरिया तो टॉक्सिक होता है पर फिर भी उसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। अगर यहाँ से यूरिया का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारा पूरा ऑस्मोलरिटी बिगड़ जाएगा और हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म को वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट टाइप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। 180 liters of glomerular filtrate is produced daily, but around 99% of this is absorbed by the renal tubules। मतलब जो भी हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो एक दिन में 180 लीटर्स बनता है। अबाउट 99% of this filtrate is reabsorbed by the renal tubules। So normal volume of urine released is 1.5 liters per day। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना लीटर हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में, उसमें कितना रीअब्जॉर्ब हो जाता है और फाइनली यूरिन कितना लीटर्स बचता है। From the filtrate, glucose, amino acid, sodium ion, etc. are reabsorbed actively and nitrogenous wastes are absorbed passively। Passive reabsorption of water occurs in the initial segment of nephron। अगेन इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा इंपॉर्टेंट थिंग्स है जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इसका तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है, पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है कुछ अमाउंट में उसका भी एब्जॉर्प्शन होता है जैसे कि यूरिया का हो रहा है, बट वो एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है। Also, passive reabsorption of water occurs in the initial segment of nephron। अब नेफ्रॉन का इनिशियल सेगमेंट क्या है, थोड़ा कंफ्यूज करके दिया गया है, तो नेफ्रॉन का इनिशियल सेगमेंट हमारा पीसीटी होगा, तो वहाँ पे वाटर का कैसा एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो तुम्हारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीसीटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, ऑप्शन वो दे देगा एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म, बोथ या नन। उस टाइम तुमको ध्यान में रखना है कि उसका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है दैट पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन द इनिशियल सेगमेंट। तुम खुद समझ लेना, इनिशियल सेगमेंट मतलब पीसीटी। So, PCT reabsorbs most of the nutrients and about 70 to 80% of electrolytes and water। Again important fact कि maximum nutrient का absorption और electrolytes और water का कहाँ पे होता है, आंसर is PCT। Simple cuboidal brush border epithelium of PCT increase surface area for reabsorption। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि PCT का surface area कैसा होता है, so answer is it is simple cuboidal brush bordered epithelium। और ये इसी बार का क्वेश्चन था नीट 2024 का। Loop of Henle। लूप ऑफ हेनली मेंटेन्स हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लूप ऑफ हेनली का मेन इंपॉर्टेंस यही है कि ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करके रखता है। नॉट डिसेंडिंग लिम्ब, सो इट इज़ परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इनपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी मैंने बताया कि जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब होता है, ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है, ये हमारा वाटर के लिए परमिएबल होता है बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होता है। देयरफॉर दिस कंसनट्रेट्स द फिल्ट्रेट। अब पानी वहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है तो कंसनट्रेशन ही होगा। And in the ascending limb, minimum reabsorption occurs। It is impermeable to water but allows transportation of electrolyte। और descending limb का ठीक अपोजिट है हमारा ascending limb, जहाँ से वाटर का नहीं सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का reabsorption होता है। So filtrate gets diluted। अब क्योंकि अपर लिम्ब से हमारा सारा आयंस का reabsorption हो जा रहा है और पानी उसी में बच जा रहा है, तो जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। In DCT कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर्स टेक्स प्लेस। अगेन यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड वाटर्स कहाँ पे होता है, आंसर इज DCT। Collecting duct extends from cortex to the inner part of medulla। It reabsorbs huge amount of water to concentrate urine। It allows passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity। जो हमारा collecting duct है वो extend करता है, मतलब वो move होता है cortex से inner part of medulla में, और वहाँ से हमारा huge amount of water का absorption होता है to concentrate the urine। Also, it allows the passage of small amount of urea into the medullary interstitium। और इसी collecting duct से small amount में यूरिया का absorption होके वो medullary interstitium में आ जाता है और उसका main important function होता है to maintain the desired osmolarity। Now the final part of urine formation is tubular secretion। So the cells of PCT, DCT maintains ionic, that is sodium potassium balance, acid base balance, that is pH of the body fluid by selective secretion of H+, K+, NH3 into the filtrate and passive absorption of bicarbonate from it। मतलब कि जो भी हमारा पीसीटी डीसीटी का सेल्स है वो हमारा आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+, K+ अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। सो सिक्रीशन किस किस चीज़ का हुआ, H+, K+ एंड अमोनिया एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। कलेक्टिंग डक्ट मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय द सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कलेक्टिंग डक्ट हमारा पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है बाय सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयंस। नाउ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा टफ लगता है,
बट ये बहुत ही ईजी है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली कैसे हमारा यूरिन का दैट इज़ फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है, और उसका एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है दैट इज़ काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा हेल्प्स टू कंसंट्रेट द यूरिन। तो जो हमारा हेनलीज लूप होता है और वासा रेक्टा होता है उसके पैरेलल में, वो दोनों का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूरिन के कंसंट्रेशन में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। The flow of filtrate in two limbs of Henle's loop and the flow of blood through the two limbs of vasa recta are in opposite direction, that is counter current pattern. This is called counter current mechanism. मतलब ये देखो, ये हमारा दोनों हेनलीज लूप है, ये डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, और इसी के पैरेलल में हमारा एक दूसरा वेसल होता है जिसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। तो ये हमसे कहना चाह रहा है कि इसमें जो फिल्ट्रेट का फ्लो होता है दैट इज लूप ऑफ हेनली में, वो अपोजिट होता है। एक में नीचे आ रहा है तो दूसरे में ऊपर जा रहा है। सिमिलरली इसके पैरेलल में जो दूसरा हमारा वेसल होता है वासा रेक्टा, उसमें भी ब्लड का फ्लो अपोजिट होता है। मतलब एक में अगर ब्लड नीचे आ रहा है तो दूसरे में ब्लड ऊपर जाएगा। अब इसी अपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड को हम कहते हैं काउंटर फ्लो, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। Due to counter current and proximity between Henle's loop and vasa recta, osmolarity increases from cortex that is 300 mmol to the inner medullary interstitium that is 1200 mmol per liter. This gradient is caused by NaCl and urea. मतलब इसी काउंटर करंट के कारण, मतलब ब्लड का अपोजिट फ्लो के कारण एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज करता है। कॉर्टेक्स में हमारा ऑस्मोलरिटी होता है ओनली 300 मॉस्मॉल पर लीटर, और वही हमारा मेडुलरी इंटरस्टिशियन में बन जाता है 1200 मॉस्मॉल पर लीटर। एंड दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाई NaCl एंड यूरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट दिस ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाई NaCl एंड यूरिया। अब यहाँ से जो रिमेनिंग कुछ लाइंस बचे हैं, ये लाइंस तुमको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यही हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म का बेस है। यहाँ पे जो भी आयंस का ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है वो मैं तुमको बताने वाली हूँ, उसको बहुत ही अच्छे से सुनना और उसको ध्यान में रखना। अगर तुमको ये याद रह गया तो तुमको कभी भी तुमको काउंटर करंट मैकेनिज्म में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ट्रस्ट में ये बहुत ही ईजी है। बस तुम एक बार इसको ध्यान से सुनो और इमेजिन करके देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट। NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop that is exchanged with the descending limb of vasa recta. अब ये हमारा Henle's loop है और ये हमारा vasa recta है। ये दोनों इस डायग्राम में अलग करके बताया है, पर ये ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली ये कैसा होता है, ये हमारा Henle's loop है और उसके जस्ट पैरेलल में ये हमारा vasa recta रन करता है। तो इसको तुम इमेजिन करो, ये हमारा vasa recta है, इसको तुम उठा के ऐसे रख दो, ठीक है। इसके बाहर से इसको ऐसे तुम उठाओ और ऐसे रख दो, बस तुमको इमेजिन करना है। तो क्या बोल रहा है कि NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। मैंने अभी भी बताया था तुम्हें कि हेनलीज लूप का जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल होता है, और जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो सिर्फ आयंस के लिए परमिएबल होता है। तो जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ से हमारा NaCl बाहर निकलता है, देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है। अब वो जो NaCl बाहर निकला, अब मैंने अभी तुम्हें बताया इसको ऐसे उठा के रख दो, तो जब ये NaCl ऐसे बाहर निकला तो उसको ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है, इसमें फ्लो ऐसे हो रहा है। फिर से देखो, इसमें फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और इसमें फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम इसको काउंटर करंट कहते हैं। दोनों में फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है। एक तो इस हेनलीज लूप में भी दोनों लिम्ब में फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, दूसरा वासा रेक्टा में भी दोनों लिम्ब में फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर इन दोनों को मिला के बात करें तो भी अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है और इसमें ऐसे, मतलब इसमें हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें हमारा क्लॉकवाइज है। तो जो हमारा असेंडिंग लिम्ब से NaCl निकला वो वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर कर गया, और फिर वो NaCl मेडुलरी इंटरस्टिशियम में निकल गया बाहर बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। आई होप कि तुमको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा NaCl है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से निकला और वो किस में एंटर किया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में फिर से कैसे आ गया, बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। Similarly, small amount of urea enters the thin segment of ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by collecting tubule. अब जैसे कि NaCl हमारा इंटरस्टिशियम में मेंटेन्ड है, उसी तरह से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी मेंटेन्ड है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है वो हेनलीज लूप के असेंडिंग लिम्ब में एंटर करता है। देखो वही बात यहाँ पे लिखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। तो कुछ स्मॉल अमाउंट में यूरिया हेनलीज लूप के असेंडिंग लिम्ब में एंटर करता है, फिर वो अगेन इंटरस्टिशियम में आ जाता है बाय कलेक्टिंग डक्ट। ये ऐसे हेनलीज लूप के असेंडिंग लिम्ब में आया, फिर वो DCT में गया, फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में आया, कलेक्टिंग डक्ट इसको फिर से अगेन इंटरस्टिशियम में भेज दिया। तो ये जो यूरिया है ये यहीं पे साइकिल बना के फ्लो करते रहता है, और सिमिलरली NaCl भी साइक्लिक फ्लो में यहीं पे इंटरस्टिशियम में होता है। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट आयन है दैट इज NaCl एंड यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम को ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करके रखता है। Thus, electrolytes that is NaCl and urea are retained in the interstitium and maintain the concentration gradient that is interstitial gradient in the medullary interstitium.
इसीलिए हमारा जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है वहाँ का कंसंट्रेशन देखो 1200 मॉसमॉल पर लीटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आयंस आ गए हैं। पहला तो NaCl आ गया है, दूसरा यूरिया आ गया है। तो ये हमारा ऑस्मोलरिटी को, दैट इज मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करके रखता है। इट इनेबल्स ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग टिब्यूल्स टू कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट। और ये जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है वाटर के ईजी पैसेज के लिए और फिल्ट्रेट दैट इज़ यूरिन के कंसनट्रेशन के लिए। अगर ये काउंटर करंट नहीं होगा तो यूरिन हमारा कंसनट्रेट नहीं होगा और बहुत ह्यूज अमाउंट में वाटर का हमारा एक्सक्रीशन हो जाएगा, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इसी मैकेनिज्म के थ्रू देखो सफिशिएंट अमाउंट में ग्रेडियंट मेंटेन है, कहीं पे 300 है, देन 600, देन 900 और फाइनली यहाँ पे 900 मॉसमॉल पर लीटर, जिसके कारण एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यही था हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। बस यहाँ पे तुमको यहाँ जो मैंने NaCl से स्टार्ट किया था और यूरिया, ये दोनों का कैसे यहाँ पे इंटरस्टिशियम में ये मेंटेन होता है, बस अगर तुमको ये समझ में आ गया तो तुमको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया। और मैंने अपनी तरफ से इस मैकेनिज्म को समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट प्रोड्यूस यूरिन दैट इज 4 times कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, दैट इज 300 मॉसमॉल टू 1200 मॉसमॉल। अब ये क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है कि जो हमारा DCT और कलेक्टिंग डक्ट है वो यूरिन को कितना टाइम्स कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस करता है। आंसर इज 4 times, क्योंकि हमारा इनिशियल सेगमेंट में 300 मॉसमॉल है और यहाँ नीचे 1200 मॉसमॉल है। तो जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है वो नियरली 4 times कंसनट्रेटेड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू सो मच।